वो दोनों बातें कर रहे थे कि उसी वक्त उनको बाहर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक, कोई चलता हुआ अंदर की तरफ आ रहा था। वो दोनों अलर्ट हो गए। उसी लम्हे राहुल को महसूस हुआ जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी में एक खौफ की वजह से लहर दौड़ गई हो और उसके पूरे जिस्म के अंदर एक सरसराहट सी छा गई हो। उसी वक्त बुजुर्ग ने कहा, लालटेन मुझे दो। जल्दी से उसने राहुल के हाथ से लालटेन ले ली और तेजी से बाहर की तरफ निकला। राहुल भी उसके पीछे से जल्दी से तेजी से बाहर की तरफ निकला। तो उसी वक्त वो बुजुर्ग चलता चलता दरवाजे के करीब पहुंच गया और तेजी के साथ दरवाजे से बाहर निकल गया। राहुल भी उसके पीछे निकल गया और राहुल की निगाह पड़ी सामने उसी दरवाजे से चंद ही कदमों पे एक नौजवान लड़की हाथ में लालटेन पकड़े खड़ी हुई थी। और वो बुजुर्ग चलता हुआ उस लड़की के पास गया और बोला, तुम यहां क्या कर रही हो? तो वो बोली, बाबा शुक्र है आप मिल गए, मैं परेशान हो गई थी, मैं काफी देर से आपको ढूंढती फिर रही थी और मैं बहुत घबरा गई थी। मेरे दिल की धड़कन कुछ बहुत तेज हो गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था आप फिर कहां चले गए हैं। आप बता के नहीं गए। आप जब भी जाते हैं बता के जाते हैं और रात के इस पहर आप इस तरह चले गए कि मैं घबरा गई और मेरे दिल ने कहा आप कहीं गए ना हो, कहीं जाए ना जाएं, आप उस घर में ना चले गए हों। मैं भागती हुई यहां तक पहुंच गई। अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि अंदर आ सकूं कि शुक्र है आप बाहर आ गए। वो बुजुर्ग राहुल की तरफ मुड़े और बोले, राहुल ये मेरी बेटी है। हाँ मेरी गलती है, मुझे इसको बता के आना चाहिए था, मैं इसको बताए बगैर यहां आ गया हूं और ये परेशान हो के मुझे ढूंढती हुई यहां पे आ गई है। तो लड़की बोली, लेकिन बाबा आप इस नौजवान के साथ यहां पे रात के इस पहर क्या कर रहे हैं? तो बोले, बेटा ये राहुल है, ये शहर से आए हैं। इनको अकेला देख के यहां पे मैं इनके पीछे आ गया कि ये नौजवान हैं, कहीं कोई डर ना जाए, कहीं कोई मसला ना हो जाए इनके साथ, तो मैं इसके लिए इनके साथ आ गया। ये असल में इस घर को देखना चाहते थे। ये लिखते हैं लेकिन इनका मानना यह है कि ये आत्माएं नहीं होती। और मैं इनको इस गांव का वो वाकया सुना रहा था जो उस बाप बेटी के साथ हुआ था और इनकी ख्वाहिश थी कि इसी घर के अंदर खड़े होकर उनको सुनाऊं, तो इसलिए हम दोनों वहां पे रुक गए और टाइम का एहसास ही ना हुआ। तो राहुल बोला, मैं माजरत चाहता हूं, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई, वालिद को ढूंढने के लिए यहां पे आना पड़ा और आपसे भी माजरत ख्वाह हूं कि आपको मेरी वजह से परेशानी का सामना हुआ और आप लेट हो गए। हाँ ये सच है, मैं लिखता हूं, बहुत सारी कहानियां लिख चुका हूं, लेकिन मेरी जिंदगी में कभी शायद पाला नहीं पड़ सका, इसलिए मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता। मेरा मानना है भूत प्रीत आत्माएं ये होती हैं, भूत प्रेत होते हैं, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह इस कहानी को आपने मुझे सुनाया है। वो बाप बेटी जिस तरह मरी और उसके बाद उनकी आत्मा लोगों को बुलाती और लोगों को मार देती, ये मुझे कुछ हजम नहीं हुआ। हाँ आत्मा है, होती है, लेकिन इस तरह किसी पे हमला नहीं करती। अभी भी ये मैंने घर सारा देखा है, लेकिन वो जो आप कुआं बता रहे हैं, क्या वो कुआं अभी भी यहीं पे है? तो वो बोले, हाँ इसी घर के बिल्कुल पीछे ही तो है। तो कह रहा, क्या अगर आपको हर्ज ना हो उसके बाद हम वापस चलेंगे, हम कुआं देख सकते हैं, कुआं देख के हम वापस चलेंगे? तो बुजुर्ग बोले, हाँ इस घर से निकल के वो सामने की तरफ जाएंगे तो कुआं है। बेटी क्या मैं इनको कुआं दिखा दूं? तो बोले, बाबा जल्दी कीजिए, रात को ठीक नहीं है यहां पे रुकना। उसने कहा ठीक है। वो दोनों आगे की तरफ बढ़े और लड़की लालटेन उठाए पीछे पीछे आ रही। वो चलते चलते सामने बने हुए एक कुआं, जो इस वक्त इर्द गिर्द बहुत ज्यादा झाड़ियां उग चुकी थी, यकीनन जब से उस शख्स की, वो जो बूढ़ा जो मरा था, उस कुएं के अंदर उसकी बॉडी को निकाला गया था, उसके बाद से उस कुएं के पास कोई भी नहीं गया था, इसलिए उसके अंदर झाड़ियां उग गई थीं। वो तीनों चलते हुए उस कुएं के पास पहुंच गए, रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि कोई रास्ता मिले और वो उस कुएं के करीब जाके उसके अंदर वो राहुल झांक सके। इसके इर्द गिर्द तो बहुत घनी झाड़ियां हैं।
इसके अंदर कैसे जा सकते हैं, और कहीं कोई नीचे कोई जानवर ना हो, सांप बिच्छू तो नहीं है यहाँ पे? तो बुजुर्ग बोला, हाँ यहाँ पे होते हैं सांप बिच्छू, लेकिन ये सर्दियों का मौसम है, इस मौसम में बहुत कम होते हैं। तुम क्यों देखना चाहते हो अंदर? उसने कहा, मुझे देखना है इस गांव को, इस कुएं को। मैंने घर को जिस तरह देखा है तो मुझे इसको भी देखना है, ताकि कल को मैं जब लिखूं इसके बारे में तो मैं बता सकूं, हाँ मैंने वो कुआं भी देखा था, उसको झांक के भी देखा था। हम जो लिखते हैं ना, जो राइटर होते हैं, एक एक चीज़ को अपनी आंखों से देखते हैं, तभी बाद में हम उसको सोच सकते हैं, इमेजिनेशन में उसको लाते हैं, उस चीज़ को जो देखा होता है, फिर हम लिखते हैं। तो वो इधर उधर घूमा और एक जगह पे उसको नजर आया कि इस जगह से वो देख सकता है, आगे की तरफ बढ़ सकता है। बोला, ये रास्ता शायद बेहतर है, मैं इस तरफ से आगे बढ़ूंगा। वो जैसे ही उस तरफ से आगे बढ़ा तो उसी वक्त बुजुर्ग ने उसे आवाज दी, राहुल, क्या तुमने कभी किसी की मदद की है? राहुल एकदम से चौंका और बोला, मैं समझा नहीं सवाल का मतलब इस वक्त क्या कहना चाह रहे हैं। वो बोले, क्या तुम भी लोगों की मदद करते हो? उसने कहा, हाँ, कभी किसी को जरूरत पड़ जाए और मेरे बस में हो तो मैं मदद कर सकता हूं, और आगे भी शायद मदद करूंगा, लेकिन आप इस वक्त ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? और उसी वक्त एक नाम पुकारा गया, राहुल, राहुल। राहुल एकदम से चौंका कि ये मेरा नाम किसने पुकारा है। राहुल के साथ वो बुजुर्ग और वो लड़की भी चौंके और उन्हें मुड़ के तीनों ने पीछे देखा तो राहुल ने देखा वो लड़की और वो बुजुर्ग आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। राहुल को अजीब सा लगा कि ये किस अंदाज में मेरी तरफ आ रहे हैं, और उसी वक्त राहुल राहुल पुकारा गया तो वो भी चौंके, तीनों चौंके, किसने पुकारा है? मुड़ के राहुल ने देखा तो वही काका, वही उस गांव का बुजुर्ग जो राहुल के साथ इस वक्त आया था राहुल को दिखाने के लिए, वही काका, वही बुजुर्ग लालटेन पकड़े पीछे खड़ा हुआ था और राहुल को आवाज दे रहा था। और वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसके दो रिश्तेदार जिनके घरों में आया था, वो भी हाथों में लकड़ियां पकड़े हुए, उनको आगे से आग जलाए हुए दो लोग, और वही रामू काका वहीं पे खड़े लालटेन पकड़े उसको आवाजें दे रहे थे। वो एकदम से चौंका और उन दोनों की तरफ देखा तो एकदम से घबरा गया, क्योंकि जिस रामू काका के साथ वो खड़ा था वो तो बिल्कुल सामने उसके रिश्तेदारों के साथ खड़े आवाजें दे रहे थे। एकदम से उसको जैसे एहसास हुआ, चौंका, थोड़ा सा डरा और उन दोनों को देखा तो उसी लम्हे उन दोनों के चेहरे पे इस मुस्कुराहट फैल गई, ऐसी मुस्कुराहट कि वो जैसे ही मुस्कुराए तो उसी वक्त उनके चेहरों के ऊपर से जो स्किन होती है, जो गोश्त होता है, वो गायब होना शुरू हो गया और उनके चेहरों से गोश्त गायब होता 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 वो जो मुस्कुराहट थी वो एक ढांचों की मुस्कुराहट थी। वो लड़की भी ढांचा बन गई और वो बूढ़ा भी एक ढांचा बन गया, और मुस्कुराते मुस्कुराते ना सिर्फ ढांचे बने कि तभी से राहुल की हालत को देखते हुए शायद पीछे खड़ा रामू काका समझ गया था। बोला, राहुल भागो, और वो उधर से राहुल की तरफ भागे और राहुल इस तरफ भागा, और उसी वक्त राहुल की आंखों के सामने वो ढांचे जो बिल्कुल उसका रास्ता रोक के खड़े थे, उनको बकायदा राहुल ने टक्कर मारी। राहुल ने अपने बाजू दोनों को टच हुए, रास्ता रोक के खड़े हुए थे, और जब उनको टक्कर मारी तो उसी लम्हे राहुल को महसूस हुआ कि वो दोनों ढांचे, इतनी जोर की टक्कर पड़ी है, दरमियान में से टूट जाते हैं, जैसे टूट गए हैं। वो कहते हैं मेरी टक्कर से दोनों टूटे हैं, लेकिन मैं भागता गया हूं, मैं भागता गया हूं, और वो भी भागते हुए मेरी तरफ आए हैं। उस बुजुर्ग ने मुझे थाम लिया है और मुझे कहते हैं बस अब तो महफूज हाथों में हो। लेकिन मैं डर रहा था कि ये कौन है, क्या ये वाकई ये भी कोई रूप धारे हुए है जो साथ में है, या क्या ये भी रूप धारे हुए हैं? और उसका जिस्म थर थर कांप रहा था, उसको समझ नहीं आ रही ये सिचुएशन क्या है। वो तो ढांचे बन गए, ये कौन है, कहीं ये दोबारा से रूप धार के तो नहीं आ गए? वो बुजुर्ग शायद समझ चुका था। बोला, राहुल मेरे बेटे, हम इंसान ही हैं, हम इंसान ही हैं, घबराओ मत, घबराओ मत। और उसके रिश्तेदार भी आगे बढ़े, इस अंदाज में उसको थाम लिया, एहसास दिलाया कि हमारे हाथ ही हैं, इंसानों के हाथ ही हैं, इन लम्स को महसूस करो, हाथों को महसूस करो, डरो मत। और वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे खौफ पे काबू पाने लगा और थोड़ी देर तक बेहतर हो गया। तब रामू काका ने उसे पूछा, किससे बातें कर रहे थे? और उसकी आंखें मजीद खुल गई। कहते क्या आपने उनको नहीं देखा? रामू काका तो समझ चुके थे। कहते नहीं, जब हम पहुंचे हैं तुम्हें ढूंढते हुए, दूर से लालटेन पकड़े हुए तुम्हें देखा है कि लालटेन हाथ में है, और तुम
इस जगह खड़े किसी से बातें कर रहे हो, किसी से जवाब दे रहे हो, हमें नज़र कोई नहीं आया। तो मैं उसी वक्त तेज़ तेज़ दौड़े और तुम्हें आवाज़ें देना शुरू कर दी। और राहुल को वो यकीन नहीं आ रहा था कि वो आखिरी मंजर क्या था, किस तरह वो बुजुर्ग और वो खड़े थे। और तभी राहुल बोला, वो आपके रूप में था। उसकी बेटी बहुत खूबसूरत नौजवान बेटी थी, लेकिन उसने आपका रूप धारा था। और वो मुझे वहां से लेके आया था और वो मुझे अंदर लेके गया है। तभी राहुल काका बोले, हां, अब भी वो लोगों को नजर आते हैं, अभी भी वो लोगों को नजर आते हैं, लेकिन ये बात सच है कि काफी अरसे के बाद नजर आते हैं। इस तरफ कोई भी नहीं जाता, उनको नजर आते हैं जो इनकी तरफ जाने की कोशिश करे। अब वो खुद से नजर नहीं आते, पहले बाप बेटी जिस तरह खुद लोगों को बुलाते थे, अब वो इस तरह नजर नहीं आते, लेकिन जो जाए उनकी तरफ तो उनको जरूर अपना आप दिखाते हैं। तुम शायद खुद गए हो, तुमने शायद खुद ख्वाहिश का इजहार किया है, इसलिए वो तुम्हें नजर आए हैं। लेकिन राहुल को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो मुझे तो सिर्फ नजर नहीं आए, वो जिस तरह आखिरी लम्हों में मेरी तरफ आगे बढ़ रहे थे तो मैं घबरा गया था। और वो सोच रहा था, अभी उनको बता नहीं रहा था कि मैं तो घबरा रहा था कि किस अंदाज में मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, क्या हुआ है। कि उनकी आंखों की चमक चेंज हो गई थी, उनकी आंखें बदलना शुरू हो गई थी। और तभी वो जब मुस्कुराए थे तो उनके चेहरों से खून, गोश्त, स्किन हटना शुरू हो गई थी और ढांचे बनने शुरू हो गए थे। और राहुल को मंजर भी याद आ रहा था कि जब वो भागा तेजी के साथ, उसकी कोहनियां, जिस तरह ढांचा होता है इंसान का और ढांचा लटका हुआ और इंसान उसको टक्कर मारे वो टूटता है, ऐसे उसको टूटने का भी एहसास हुआ था। रिश्तेदारों ने राहुल को पकड़ा और पकड़ने के बाद उसको घर लेके आए। वो राहुल काका भी उसके साथ आए और रात को राहुल को शदीद बुखार हो गया था। राहुल बहुत डर गया था। और तब राहुल काका ने बताया था, बेटा जब तुम आए थे इस गांव के अंदर, पता नहीं क्यों मेरी आंखें तुम्हें देखते ही खटक गई थीं कि शायद उनका अगला शिकार तुम ना हो जाओ। यकीन मानो मैं उस दिन से खटका हुआ था। फिर मैंने जब इनसे तुम्हारे बारे में पूछा और मुझे लोगों ने बताया कि तुम उस घर के बारे में पूछते फिर रहे हो, तो मैं अलर्ट हो गया था। मैंने तुम्हारे रिश्तेदारों को कह दिया था, ये बच्चा कहीं गलती ना कर दे उस घर की तरफ जाने की, इस पे निगाह रखना। और तुम जो रात को वहां से निकले हो तो ये लोग इंतज़ार कर रहे थे कि तुम जल्द वापस आ जाओगे, लेकिन तुम्हें टाइम का अंदाज़ा नहीं हुआ, तुम्हें बहुत देर हो गई थी। तो ये बेचैन हो गए और भागे मेरी तरफ कि राहुल गया है और काफ़ी देर हो गई है। मैं समझ गया था राहुल वहीं गया होगा, क्योंकि मेरे अपने दिल को एक धड़का लगा हुआ था, आज ज़्यादा ही लगा हुआ था। जैसे इन लोगों ने मेरे घर दरवाजे को खटखटाया, मैंने आवाज़ दी, कौन है? इन्होंने पूछा, हम हैं। तो मैं समझ गया राहुल का मामला है। और मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, मैंने कहा, क्या हुआ? कहते हैं राहुल। मैंने कहा जल्दी चलो, राहुल वहीं गया है। और हम लोग भागे हैं और हम लोग अभी उस घर के करीब ही पहुंचे थे कि मेरी निगाह दूर से पड़ गई, तुम्हारा लालटेन जल रहा था उस कुएं के पास। अगर हमें आने में थोड़ी सी भी देर हो जाती, शायद आज तुम उनका अगला शिकार होते। लेकिन अब गांव बदल चुका है। वो कहानी सुनाने वाले जिनका नाम है मोहनलाल, वो कहते हैं उस बाबा ने, राहुल 3-4 दिन बुखार में रहा, उसकी हालत ख़राब रही, आहिस्ता आहिस्ता वो रिकवर हुआ, बेहतर हुआ और उसके बाद वो शहर तो रवाना हो गया। लेकिन उसके बाद बाबा ने गांव वालों को जो बात बताई थी कि कुछ लोग जो आज तक लापता थे, जिनको गांव वाले ये सोचते थे कि शायद प्यार के चक्कर में वो इस गांव से भाग गए हैं, वो गांव छोड़ के चले गए हैं, वो कहीं और आबाद हो गए हैं, तो वो कहीं आबाद नहीं हुए थे, वो गांव छोड़ के नहीं गए थे, वो उन दोनों बाप बेटी आत्माओं का शिकार हो गए थे। और उन बाबा का कहना था कि उन्होंने उनकी मुर्दा वजूदों को भी ठिकाने लगा दिया था। और उसके बाद उस गांव में मजीद इतना खौफ व हरास फैल गया कि काफ़ी लोग वो गांव छोड़ के फिर चले गए थे। कुछ पहले ही जा चुके थे, जो कुछ रह गए थे चले गए। लेकिन लोगों को उस बाबे ने कहा था, अगर इस गांव में रहना है तो बांटो जितना बांट सकते हो, अपनी इबादत भी करो, पूजा पाठ भी करो, लेकिन बांटो। वो बदला उसी चीज़ का लेते हैं, क्योंकि राहुल ने भी यही बताया था। वो राहुल से आखिरी लम्हे यही पूछ रहे थे, क्या तुम भी लोगों की मदद करते हो? उनको गुस्सा ही इसी बात का है कि जो लोगों की मदद नहीं करते वो उनको मारते हैं, वो उनसे बदला लेते हैं।
आज बांटो। तो उन गांव के लोगों में ने जो बच गए थे, उन्होंने वाकई फराख दिली का मुजाहरा किया। वो गरीब लोगों को, इधर उधर के गांव के लोगों को ढूंढ के बांटते थे, बांटते रहे। लेकिन उसके बाद कहते हैं उस गांव में कोई वाकया नहीं हुआ। लेकिन अपने बुजुर्गों ने अपने बच्चों को यह सच्चा वाकया इसलिए सुनाते थे कि बेटा बांटते रहना, कभी किसी को अपने दर से खाली मत जाने देना। तुम नहीं जानते कि रात के पहर जो तुम्हारे दरवाजे को खटखटा रहा है वो कितनी मजबूरी से आया है। उसकी इज्जत, उसकी अना कभी भी गवारा नहीं करेगी वो किसी का दरवाज़ा जाके खटखटाए। लेकिन अगर वो तुम्हारे दरवाजे पे चल के आ गया है तो अपनी इज्जत को, अपनी अना को, अपनी मजबूरी को सब पीछे रख के आ गया है, वो तुमसे हाथ फैलाने आया है, मांगने आया है, तो उसको खाली हाथ मत लौटाना। तुम नहीं जानते उसके साथ कितनी बड़ी मुसीबत है। और कहीं वो खाली हाथ लौट गया, मायूस हो गया, जिंदगी की बाजी हार गया, तो हो सकता है वो कल को तुमसे बदला ले। कल को वो भी आत्मा बन के वापस लौट आए और उसकी भटकती हुई आत्मा तुमसे बदला ले। इसलिए सखी बनो, फराख दिल बनो, बांटा करो, लोगों को बांटा करो। और उस गांव के लोगों ने ऐसे ही किया, फिर बांटते रहे। आज तक उस गांव में जाएं तो लोग फराख दिली का मुजाहरा करते हैं और आज तक बांटते हैं। और वो अपने बच्चों को इस कहानी को इसलिए सुनाते हैं कि फिर कोई आत्मा हमारे पास वापस ना लौट आए। इसलिए जो भी सवाली तुम्हारे घर पे आए उसको खाली हाथ मत लौटाना, बांटते रहना।